अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम ध्यान से समझेंगे। जैसे हमने बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक बार और दोहरा लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया कि यह मान लो कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस है। इनफाइनाइट डिस्टेंस हमने बताया था कि वो पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, वो इस पॉइंट के लिए मान लो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है। यहाँ पर हमने कोई टेस्ट चार्ज रखा क्यू। इस टेस्ट चार्ज क्यू को यहाँ से उठाकर यहाँ तक लाने में जो हमको वर्क करना पड़ा है, और इस चार्ज को, तो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो हम परिभाषा में क्या कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ वर्क डन इनफाइनाइट टू फ्रॉम दोज पॉइंट टू टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मान लो कि हमने इस पॉइंट पर हमने ला करके कोई चार्ज हमने रखा, इस पॉइंट, ये पॉइंट मान लो हमारा क्या हो गया, बी हो गया। अब इस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही हमें इसको इस तरफ ले जाना है, इस पॉइंट तक लाना है, इस पॉइंट ए तक। यानी इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट ए तक लाने में हमको जो वर्क करना पड़ा है, और इस टेस्ट चार्ज का जो रेशियो होता हो, तो इस दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू। इन दोनों का रेशियो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में जो हमने काम किया है, वो वर्क अपान जो चार्ज ला है, वो उसका रेशियो क्या हो जाएगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी डेल्टा वी, ये अंतर हुआ। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, डेल्टा वी क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम आर वोल्ट, मतलब यूनिट वही रहेगी, वोल्ट। अब इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी से ही लिखते हैं। छोटी क्लासों में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, और वी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनफाइनाइट डिस्टेंस से यहाँ लाते थे, ये भी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो था, इनफाइनाइट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, यहाँ पर जीरो था, तो डिफरेंस ही था, तो जीरो हो जाता था। तो इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ला रहे हैं, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को वी से लिखा जाता है, विच इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, मान लो हमारे पास कोई कंडक्टर है, कंडक्टर, ये हमारे पास मान लो कोई क्या है, कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे एटम्स से कंडक्टर मिला होता है, और बहुत सारे एटम्स के होंगे तो उसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, न्यूक्लियस होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज, और हम जानते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है ना, वो बहुत ही फास्ट, मतलब बहुत हैवी बॉन्ड या बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड से क्या होता है, बंधा होता है, वो तो मूव कर नहीं सकता। अब मान लो कि करंट को कैरी कौन करता है, चार्ज को कैरी कौन करता है, चार्ज को कैरी करते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। अब मान लो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें चलेगा तभी तो चार्ज चलेगा। अब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जहाँ जैसे यहाँ पर आएगा तो यहाँ से क्या होगा, टक्कर खाएगा, और टक्कर खाने के बाद क्या होगा, ये फिर तुरंत यहाँ जंप करेगा, फिर यहाँ टक्कर खाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर इस तरह से टक्कर खाएगा, फिर यहाँ जाएगा। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को चलने के लिए उसमें अवरोध पैदा हो रहा है, उसके मार्ग में क्या हो रहा है, अवरोध पैदा हो रहा है, एक रेजिस्टेंस लग रहा है। तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है, और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को ओम से नापते हैं। क्या, किस में नापते हैं, ओम, उसका यूनिट क्या होता है, ओम। ओके। अब ये जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है इसमें वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आर इस कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करेगा, क्योंकि वह उतनी लेंथ में चलेगा इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए लेंथ पर डिपेंड करेगा, यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। और आर किस पर डिपेंड करेगा, आर इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगा। भाई जितना लंबा पाइप, जितना मोटा पाइप होगा उसमें और तेज़ी से फ्लो कर पाएगा, जितना पतला होगा कम कर पाएगा। तो क्या होगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एल अपान ए। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कोई कांस्टेंट रहता है, आर इक्वल टू रो एल अपान ए। तो इस प्रकार से हम रेजिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमें बस ये सीखना है कि रेजिस्टेंस होता क्या चीज़ है, बस ये सब फार्मूले हमको नहीं सीखने हैं। अब आप पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है कि ये मान लो हमारे पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर का क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट हो। अगर फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट हो तो इनके बीच में हमारा अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस
यानी जो बैटरी से हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है। अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस और इसमें बहने वाला करंट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? वी अपॉन आई इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। क्या होगा? कांस्टेंट। वी अपॉन आई कांस्टेंट होता है। वी अपॉन आई कांस्टेंट हो, कांस्टेंट है क्या? वी अपॉन आई इक्वल टू क्या होता है? आर। ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी से टेम्परेचर हो गया, उसकी लेंथ हो गई और उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि किसी भी चालक का टेम्परेचर, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कांस्टेंट हो तो उनके सिरों पर लगाया गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें बहने वाली करंट का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। वो कांस्टेंट क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बराबर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि V इक्वल टू क्या आ जाएगा? हम यहाँ कह सकते हैं, देखो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू आर। यही होता है ओम्स का लॉ। यही क्या होता है? ओम्स का। अब क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका ग्राफ कैसे बनेगा?